Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next part with regard to JK PSC 10+2 Sociology lecture series. अभी तक हम लोग 150 क्वेश्चन जो हैं इसके कवर कर चुके हैं. 150 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं. सो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक डिस्कस करेंगे. आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि हम रिसर्च के रिगार्डिंग MCQ डिस्कस करें. रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड है, तो आने वाली 3 से 4 वीडियोस में मैं कुछ रिसर्च के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी, जिसमें हम रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड चैप्टर प्लस मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन किस तरीके से करते हो, क्या क्या तरीके होते हैं, जिसमें सेंसस एंड सैम्पल मेथड भी आता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं आपके इंक्लूड करूँगी. तो अराउंड अगर 3 से 4 वीडियो भी होंगी तो 40 क्वेश्चन, राइट. आई विल ट्राई कि ज़्यादा वीडियो कवर अप करा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक मीडियम एडवांस तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर करवाऊँ, राइट. बेसिक मीडियम एडवांस तीनों टाइप के आपको 40 से 50 क्वेश्चन मैं इस यूनिट के कवर अप करा दूँ, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से और अच्छे खासे क्वेश्चन इसके हमें देखने को मिल सकते हैं. क्लियर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. देखिए, रिसर्च का मतलब क्या होता है. रिसर्च 2 वर्ड से मिलके बना है, री एंड सर्च. सर्च मतलब होता है किसी चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो किसी चीज़ को, राइट. री मीन्स अगेन, तो आप किसी चीज़ को इन डेप्थ एग्जामिन करते हो. समटाइम कोई न्यू टॉपिक और समटाइम कोई एग्जिस्टिंग टॉपिक है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप उसको रिसर्च करते हो, आप उसका एग्जामिनेशन करते हो. अब रिसर्च के अपने आप में रिसर्च प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे रिसर्च कंडक्ट की जाती है. रिसर्च मल्टीपल सब्जेक्ट में होती है. देखिए, जो PhD कंडक्ट की जाती है, डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिलती है, तो उस PhD में आप जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उस पर रिसर्च ही तो करते हो, राइट. उसमें रिसर्च करके अपनी एक थ्योरी फॉर्मुलेशन ही तो आप कर रहे होते हो. तो रिसर्च किसी एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. आप यहाँ सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, बट ऐसा नहीं है सिर्फ सोशोलॉजी में ही रिसर्च होती है. रिसर्च हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, हर सब टॉपिक का पार्ट जो है वो होता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. एंड जब साइंटिफिक वर्ड किसी चीज़ के साथ लग जाता है, तो साइंटिफिक वो चीज़ें होती हैं जो कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बेस्ड होती हैं, जो कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बेस होती है और जो ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है. ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक फैक्ट की बात कर रही है जो ईच एंड एवरी टाइम सेम रिजल्ट दे रहे हैं चीज़ें. तभी तो कोई थ्योरी फॉर्मुलेट होती है जब उसका रिजल्ट और आउटपुट जो है वो सेम आता है. तो साइंटिफिक रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होगी, रेप्लिकेबिलिटी होगी, सिस्टमैटिक होगी, एक सीक्वेंस में होगी. लेकिन जब ऑब्जेक्टिविटी होगी तो उसका अपोजिट होता है सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. फिर सब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि कोई चीज़ को आप डिटेल में एग्जामिन कर रहे हो और हर पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी करती है. पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी करती है, राइट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ये टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है. तो डिस्क्रिप्टिव में नाम में समझ में आ रहा है, टू डिस्क्राइब समथिंग. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो कुछ क्वेश्चन जैसे व्हाट, क्या चीज़ है, कहाँ पे है, कब कोई चीज़ हुई है, तो ये व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ के क्वेश्चन आंसर करती है. मतलब जो चीज़ एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट करती है, कि फॉर एग्जांपल हम आस्किंग कि ये चीज़ कहाँ पे है जो आप बता रहे हो, राइट. ये इंसिडेंट कब हुआ था, तो ये आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ों पे बात करती है, डिस्क्राइब करती है किसी पर्टिकुलर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को. व्हाट पे फोकस करती है, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ के आंसर करती है. इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है. ये जो है ये वाई का आंसर नहीं करती है. ये नहीं बताती है कि कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, राइट. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यहाँ पे वेरिएबल कंट्रोल नहीं होते, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये. और इसको आप अपनी आगे की रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ के आंसर देती है. तो अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पूछा जाए तो कोई न्यू फिनोमिना नहीं ला रही है, ये हाइपोथेसिस भी नहीं टेस्ट कर रही है, न्यू थ्योरीज भी डेवलप करने की बात नहीं है. ये डिस्क्राइब कर रही है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स से, कि क्या चीज़ अभी एट प्रेजेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. which objective is often central in the exploratory research. अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती क्या है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो ये जो रिसर्च होती है ये किसी टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको या तो बहुत कम नॉलेज है पहले से, या आपको कोई प्रायर नॉलेज है ही नहीं. ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में प्रायर नॉलेज है या आप प्रायर उस चीज़ को बहुत डिटेल में जान रहे हो. आपको या तो उसके बारे में बहुत कम ऊपर से बेसिक चीज़ों की नॉलेज है, या फिर नॉलेज है ही नहीं. उस चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट करते हो सो दैट आप उस टॉपिक पे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर सको.
राइट। तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप उस कंसेप्ट से ज़्यादा फेमिलियर हो पाओ, आप ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को जान पाओ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होती है, आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक बेसिक स्टेटमेंट होती है, आपने ये सेट करा और उस हाइपोथेसिस को पूरी रिसर्च में आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि ये जो हाइपोथेसिस मैंने सेट किया वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। लेट्स से आपने एक यहाँ बेस सेट करा कि सोशल मीडिया जो यूजेस है उससे आपकी जो एजुकेशनल एफिशिएंसी है, स्टडी में जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। अब ये आपका हाइपोथेसिस था। अब आप रिसर्च करोगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि यस देखिए ये डेटा है, ये चीज़ ये शो करता है, ये हमने स्टूडेंट से सर्वे लिया, ये हमने कॉलेज स्कूल स्टूडेंट या ये हमने पेरेंट्स से सर्वे लिया, ये हमने स्कूल टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग किया है, ये हमने केस स्टडी देखी, ये देखिए कुछ स्टूडेंट की केस स्टडी पे हमने मेंशन की है। तो उस हाइपोथेसिस को आप अपनी रिसर्च में, पूरी रिसर्च में प्रूव करने में लग जाते हो कि दैट दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज राइट। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में व्हाट डू यू डू, आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड रिसर्च। इनमें से कौन सी अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। अब अप्लाइड रिसर्च में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी आप रिसर्च में अपने क्वेश्चनिंग और स्टडी डिटेल में करोगे, वो आप किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए करते हो। ऐसा नहीं है वो जनरल ऑल इन ऑल एज अ होल प्रॉब्लम होती है, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में। जैसे मान लीजिए रियल वर्ल्ड में गरीबी है, तो हाउ वी विल डील विद द पॉवर्टी, हम कैसे कम कर सकते हैं पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को। इसके रिगार्डिंग अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो अप्लाइड रिसर्च है। जैसे कोविड आया था तो कोविड को कैसे इसके इम्पैक्ट कम किए जा सकते हैं, कैसे इसको फैलने से रोका जा सकता है, उसकी अगर आप रिसर्च करो तो वो अप्लाइड रिसर्च है, क्योंकि आप किसी प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर बात कर रहे हो। राइट, आप प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे बात कर रहे हो। राइट, तो अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आया है वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस देखते हैं। सॉरी, ऑप्शंस हमारे पास पहले आपका है यहाँ पे स्टडिंग द नेचर ऑफ कॉग्निशन। क्या आप ये चीज़ देखते हो, या फिर आप एक ड्रग इफेक्ट, क्या हेल्थ पे ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिलोसफिकल आइडिया पे स्टडी करना, या थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन। देखिए स्पेकुलेशन की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे बात करता है। ये भी यहाँ पे ऑप्शन ठीक नहीं है, फिलोसफिकल आइडियाज़ पे भी बात नहीं करता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कोई रियल वर्ल्ड ड्रग का इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या पड़ता है, तो ड्रग कंजम्पशन इज देयर इन द रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक अप्लाइड रिसर्च है जिसमें आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हो। तो ये जो बी पार्ट है ये उसका एक एग्जाम्पल है और इसको हम अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सेंसस और सैंपल के बारे में है। सेंसस मेथड इज़ अ मेथड, जैसे हम अपनी कंट्री की भी तो जनगणना करते हैं, लोग कितने हैं, लास्ट 2011 में हुई थी। सेंसस में आप सारे के सारे लोग, जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं आपकी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन मतलब इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन अगर आप एक स्कूल पे भी स्टडी कर रहे हो तो स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं वो आपकी पॉपुलेशन हो जाती है। जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन मतलब हम कंट्री की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन जिस चीज़ की आपको स्टडी करनी है वो कितने लोग हैं उसकी बात होती है। तो सेंसस मेथड टॉक्स अबाउट द होल पॉपुलेशन, राइट। सेंसस मेथड जो है वो पूरी पॉपुलेशन की बात करता है। एंड सैंपल क्या होता है कि उस पूरी पॉपुलेशन में से आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हो और उन पे स्टडी करते हो, राइट। सेंसस मेथड जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, तब मुश्किल हो जाता है सेंसस मेथड के थ्रू स्टडी करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। सैंपल मेथड कम टाइम में कर सकते हो। सेंसस मेथड एक्यूरेट ज़्यादा होता है। सैम्पलिंग अगर सैंपल आपने सही से सेलेक्ट नहीं करे, रैंडमली आँख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ करके चूज़ कर लिए एक दो सैंपल, तो आपका रिजल्ट सही आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये शॉर्ट में हमने सेंसस एंड सैंपल समझा। अब इनकी स्टेटमेंट देखते हैं। सेंसस मेथड नेवर सफ़र फ्रॉम एनी एरर, कभी गलती ही नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस पर्टिकुलर किसी चीज़ में कोई गलती ही ना हो। बिल्कुल अगर आप डेटा को रिकॉर्ड गलत कर लो, सामने वाला अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, सेंसस गलत हो सकता है। सैम्पलिंग ऑलवेज गिव रॉन्ग रिजल्ट, ये भी क्या बात है भैया, ऐसा थोड़ी सैंपल मेथड हमेशा गलत रिजल्ट देगा। सही से अगर आपने एक्यूरेटली ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने बिल्कुल प्लान तरीके से सैंपल सेलेक्ट करें तो सैंपल भी सही रिजल्ट देगा। सेंसस इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग इज़ चीपर, सस्ती होती है लेकिन कम एक्यूरेट होती है। ये बात भी गलत है, ऐसा नहीं है। चीपर है ये ठीक है, चलो सेंसस के कंपैरेटिवली चीपर है, लेकिन कम एक्यूरेट होती है, ये बात गलत है। अगर सैंपल आपने तरीके से सेलेक्ट करे हैं तो वो एक्यूरेट होती है, बट ये बात गलत, ये बात जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि सेंसस इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर द लार्ज पॉपुलेशन। अभी मैंने बताया
अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सेंसस मेथड यूज़ करना मतलब ईच एंड एवरी पर्सन से जा के पूछना और कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ना 2011 में हमारी लास्ट सेंसस हुई थी, 2021 में होनी थी, बट कोविड आ गया तो नहीं हो पाई और उसके बाद भी अब तक डिले पे चल रही है, अभी सेंसस हुई नहीं है। बिकॉज बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, टाइम लगता है, पैसा लगता है कि घर घर जाके सबसे आप पूछो कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, कितने कितने एज ग्रुप के हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये जो है ये प्रोसेस हो जाता है। तो लार्ज पॉपुलेशन के लिए इम्प्रैक्टिकल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सब चीज़ें डिटेल में पता लगाना। पैनल स्टडी क्या होती है? पैनल स्टडी के लिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू को देखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंटरव्यू क्या कहता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा होगा और सामने फॉर एग्जांपल 4-5 मेंटर्स बैठे हैं और ये 4-5 मेंटर्स जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, राइट। एक ही यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, एक ही पर्सन है जो आंसर दे रहा है, लेकिन पूछने वाले इतने सारे हैं, राइट। क्या आप इसमें नया सैंपल ले रहे हो ईच टाइम? नहीं, हम ये एक ही रिस्पोंडेंट से ये अलग अलग लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉलो दो सेम रिस्पोंडेंट ओवर टाइम, बिल्कुल आप एक ही रिस्पोंडेंट है, जवाब देने वाला एक ही है, उससे ये अलग अलग लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसकी नॉलेज टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी इंटरव्यू होते हैं उसमें यही होता है, आपके सामने 4-5 मेंटर बैठे होंगे, दे विल आस्क द क्वेश्चन, वो आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बताना होता है। तो ये होती है पैनल स्टडी, क्लियर, ये होती है पैनल स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग में सिलेक्शन किस पे बेस्ड होता है? देखिए सैम्पलिंग के टाइप्स पे ये क्वेश्चन है, आगे आने वाली 2-4 वीडियो में मैं और भी सैम्पलिंग के टाइप से क्वेश्चंस लूँगी ताकि हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू ही अपने सारे सैम्पल्स के टाइप और रिसर्च के टाइप्स या फिर रिसर्च के प्रोसेस के क्वेश्चंस कवर अप कर ले, राइट। तो मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको कंसेप्ट समझा के फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने की जगह एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और एमसीक्यू फॉर्मेट में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। एंड होप ये सीरीज़ आपकी हेल्प कर रही है, अगर कर भी रही है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वैसे यस, आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर भी देते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये सोशियोलॉजी रिगार्डिंग और भी कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि सोशियोलॉजी के एमसीक्यू वाले एग्जाम्स में टॉपिक आपके सेम है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेके पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप और भी कोई एग्ज़ाम टारगेट करेंगे जिसमें सोशियोलॉजी एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछी जाती है तो वहाँ भी इसका अच्छा खासा रिलेवेंस हमें देखने को मिलता है। तो पर्पसिव सैम्पलिंग में जो डिसीजन होता है कि कौन से सैंपल चूज़ करने हैं, ये टोटली वो पर्सन जो रिसर्च कर रहा है वो डिसाइड करता है, उसकी जजमेंट क्या कहती है। तो बिल्कुल अगर रिसर्चर डिसाइड करेगा ना तो इसके बेनिफिट और पॉजिटिव देखोगे तो बायस हो सकता है। एक तो क्विक होता है, उसने तुरंत डिसाइड कर लिया क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है, उसको और कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, मुझे चूज़ करना है कि मुझे कौन से सैंपल चाहिए, ये 4 लोग आ जाइए, तो क्विक हो जाता है, काम जल्दी खत्म हो जाएगा, डेटा जल्दी मिल जाएगा, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बट बायसनेस हो सकती है कि मैं अपने पर्सनल्स, अपने फेवरेट या अपना फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म यूज़ कर सकती हूँ, अपने पर्सनल फेवरेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकती हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। बट पर्पसिव सैम्पलिंग में सिलेक्शन कौन किस पे बेस्ड होता है? रिसर्चर की जजमेंट पे। रिसर्चर डिसाइड करता है कि सैंपल में कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है उसका क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत सारे जो है चीज़ों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो या फिर एक कोहर्ट को एक टाइम पे स्टडी करते हो या स्टडिंग सैम्पलिंग एट वन पॉइंट इन टाइम, राइट। तो अब यहाँ पे आप लोग पहले मीनिंग देख लीजिए एंड देन फिर इसका आंसर डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की बात हो रही है, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में आप लोग डेटा कलेक्ट करते हो, एक पॉपुलेशन से या फिर उस पॉपुलेशन के किसी सबसेट से एक सिंगल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। यहाँ पे आप पॉपुलेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए आपको कारण नहीं पता चल सकता है चीज़ों का, यहाँ पे आपको कारण डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा है, आप बस डेटा कलेक्ट कर रहे हो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्लियर। तो ये एसोसिएशन की बात करता है, कोरिलेशन क्या है वेरिएबल्स में, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो नहीं बताता। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है वो कंपैरेटिवली क्विक और फास्ट होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। डन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ अबाउट रिलायबिलिटी। देखिए 2 वर्ड होते हैं रिसर्च में कि रिसर्च जो होती है या जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो रिलायबल होना चाहिए, राइट, रिलायबल होना चाहिए एंड वैलिड होना चाहिए। जब हम रिलायबल बोलते हैं ना, रिलायबल मतलब भरोसे के लायक। कोई चीज़ भरोसे के लायक कब होती है? जब वो कंसिस्टेंट है। ये नहीं ना आपने यहाँ जाके कुछ और बोल दिया, वहाँ पे कुछ और बोल दिया, तो आपकी खुद की बात का ही भरोसा नहीं है। तो कोई चीज़ रिलायबल तब होगी जब वो सेम रिजल्ट देती है। जब जैसे आपने ये अलग अलग लॉ ऑफ ग्रेविटी बने हैं, ये लॉ कैसे बनी? जब आपको पता चला कि बार बार सेम ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, यस ये ऐसा करने से यही रिजल्ट आ रहा है,
न्यूटन ने कैसे अपने मोशंस के लॉ दिए, क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहा है बार बार उस चीज़ का। तो वही चीज़ जब कोई चीज़ रिलायबल कब होगी, जब वो कंसिस्टेंट है, जब वो बार बार सेम रिजल्ट दे रही है, जब सेम ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो हम कहते हैं दैट दिस थिंग इज़ रिलायबल। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी। एंड वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी मतलब क्या है कि वो चीज़ कितनी एक्यूरेट है, कितनी वैलिड है, जब आप मेज़र कर रहे हो तो उसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब था कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी का मतलब था एक्यूरेसी। क्लियर? तो ये हमने 151 से 160 क्वेश्चन करे। यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं विद रिगार्ड टू रिसर्च, राइट, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे आने वाले और पार्ट में अभी मैं रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड यूनिट लेने वाली हूँ, तो बेसिक से मैं मीडियम, मॉडरेट लेवल एंड एडवांस लेवल भी कवर करवाऊँगी, राइट। सो बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता ना, सारे एडवांस ही आते हैं। आप देखो बहुत से इन 10 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको नहीं आते हो, या आपको थोड़ी और नॉलेज में आपकी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई हो। तो ये नहीं कहना है कि कुछ भी करवा रहे हो, बेसिक ही क्वेश्चन है, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है दैट इज़ नॉट सेम। कुछ के लिए जिनको अच्छे से क्लियर है, प्रैक्टिस है, उनके लिए बहुत ईजी होंगे, बट कुछ जिनको टॉपिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन भी मॉडरेट टू एडवांस हो सकते हैं। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। या सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम द फर्दर 10 क्वेश्चन। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी और टॉपिक दैट यू वांट मी टू कवर, कुछ भी डाउट है एग्जाम से पहले, अब टाइम कम क्योंकि कम ही बचा है, अराउंड आई थिंक आपके 12-15 दिन बचे हैं बस अभी। तो येस, आपके लिए भी थोड़ा लास्ट टेंशन वाला टाइम चल रहा है। तो कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन यू वांट कि आप ये चीज़ इस तरीके से कवर करवा दो फास्टली, तो यू कैन लेट मी नो, आई विल ट्राई कि मैं उसको जल्दी से जल्दी कवर कराऊँ। Yeah, so that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the further questions.